Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I'm here with you with the lecture number 5 of Introduction to Information Technology course, and this lecture is about hardware devices. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in Computer Science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I'm working as a lecturer at Division of Science and Technology, University of Education, लाहौर. तो लास्ट लेक्चर में जो है उसका थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो उसमें हमने देखा था कि एक जो करंट जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका एक आर्किटेक्चर है जो हमने इसको वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, उसको जो है वो हमने डिस्कस किया था. दिस वाज लेक्चर नंबर 3. और उसमें जो है वो हमने देखा था कि उसमें दो तरह की कंपोनेंट्स होते हैं मेजर. एक को हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरे को सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं. हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर फिजिकल डिवाइसेस, जबकि जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन हैं जो कि हम कंप्यूटर्स को देते हैं इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस. एक्चुअली अ मल्टी पार्ट लेक्चर सीरीज़, और इसमें जो है वो हम टर्न बाय टर्न जो है डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस है उनको हम डिस्कस करेंगे. तो दिस लेक्चर इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़. सो लेट्स बिगिन. So what are hardware? Hardware are physical components of the computer. ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ टिपिकल IBM PC. इसको बेसिकली ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं IBM PC. PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर. तो उसमें क्या होता है कि उसमें इस तरह का एक बॉक्स होता है. बेसिकली दिस इज़ अ मेटल बॉक्स. तो ये सिंपली केसिंग है, दिस इज़ नॉट मोर देन दैट. तो इसके अंदर ये होता है कि जो IBM PC है, अगर आप उसका कभी जनरल आर्किटेक्चर देखें तो उसमें ये होगा कि दिस इज़ मोनीटर, और इसके साथ जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हम इसे कहते हैं. उसके साथ एक ये CPU बॉक्स कह देते हैं, या आप इसको CPU केसिंग कहते हैं. ये जो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ है, दिस इज वी कैन लुक एट हेयर. और इसके अलावा उसमें कीबोर्ड होगा, और इसके साथ जो है वो माउस होगा. माउस इज़ कनेक्टेड टू दिस CPU बॉक्स. दिस कीबोर्ड इज़ आल्सो कनेक्टेड टू CPU बॉक्स, एंड दिस मॉनिटर इज़ आल्सो कनेक्टेड टू दिस CPU बॉक्स. तो ये सारे जो हैं ये कंपोनेंट्स इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो इसकी अगर आप एक साइड, ये हमने कवर जस्ट एक उतारा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. जैसे यहाँ पे देखें, दिस इज़ पावर सप्लाई, और ये जो फैन नज़र आ रहा है आपको, दिस वन यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. एक बेसिकली फैन है, एंड दिस इज़ एक्चुअली कूलर फैन. ये इसके नीचे प्रोसेसर लगा होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसके नीचे होता है. और इसका पर्पस जो है वो ये है कि CPU को, जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको ड्यूरिंग वर्किंग के बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं. आजकल जो आई थिंक ये पेंटियम सीरीज़ का कोई सिस्टम होगा, ये काफ़ी पुराना है, बिकॉज के आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं इनके जो CPU फैंस हैं वो काफ़ी बड़े, ये कूलिंग फ़ैन काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं. उसकी रीज़न ये है कि वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो इसलिए हमें जो है वो ज़्यादा जो है वो उसके लिए ज़रूरत होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ैन की ज़रूरत होती है. और दिस वन इज़ बेसिकली फ्लॉपी डिस्क. ये जो है फ्लॉपी डिस्क अब तो यूज़ नहीं होती, ये उसकी फ्लॉपी ड्राइव है, इसको हम FDD कहते हैं. FDD स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. और ये जो है ये CD या DVD ड्राइव है. तो इसकी जो CD है वो यहाँ से इस तरफ से जो है वो इंसर्ट की जाती है. तो इसको आपको खोलने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट देयर इज़ अ ट्रे. आप बटन प्रेस करते हैं, ट्रे बाहर आती है, उसमें CD रखें. दिस इज़ एक्चुअली ड्राइव, दिस इज़ नॉट द मीडियम, दिस इज़ एक्चुअली ड्राइव, जो कि CD या DVD से डाटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ हार्ड डिस्क, ये आप देख सकते हैं. तो ये उसके लिए जो है आप कह सकते हैं डिफरेंट बेस बनी होती है जहाँ पे आप इनको जो है वो अटैच कर सकते हैं. और ये जो है ये यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं. ये सारे का सारा जो है ये जो सारा कंपोनेंट है, दिस इज़ एक्चुअली मदरबोर्ड. तो ये CPU भी इसके ऊपर ही लगा हुआ है. और ये जो हमने हार्ड डिस्क
या हमने ये आप देख सकते हैं कि दीज आर वायर्स, ये आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये बेसिकली कनेक्टर्स हैं, इसके ज़रिए डाटा जो ट्रांसफ़र होता है बिटवीन मदरबोर्ड एंड दिस ड्राइव्स। तो हार्ड डिस्क की तरह से हार्ड डिस्क, और ये जो आपको ये छोटे से ये जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली पावर कनेक्टर्स। ये पावर सप्लाई में से निकलते हैं, जो कंप्यूटर की मेन पावर सप्लाई है, तो इससे निकलते हैं और उसके बाद ये इन ड्राइव्स को पावर देने के लिए यूज़ होते हैं। और इसी तरह से CPU जो ये मदरबोर्ड है, इसको भी पावर देने के लिए यहीं से पावर सप्लाई से ही कनेक्शन जो है वो दिया जाता है। ये PCI बसेज है, इनको हम जो है वो आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल, आप कह सकते हैं ये लेआउट है। ये IBM PC कंपेटेबल ये लेआउट है। जो इसके 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 जो जो दूसरा है जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारे पास है एप्पल का मैक सिस्टम में। मैक स्टैंड्स फॉर मैकिन्टोश, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था। वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। उसमें क्या होता है कि मॉनिटर होता है, और उन्होंने उसको इतना कम्पैक्ट किया हुआ है कि मॉनिटर के नीचे वाले हिस्से में ही ये जो सारी ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअली इसके नीचे वाले हिस्से में उन्होंने फिक्स की होती है। तो इसलिए जो है वो अलहदा से जो है वो इस तरह का जो केसिंग है, ये CPU बॉक्स है, ये अलहदा से नहीं होता, बल्कि आपको सिर्फ उसके साथ सिर्फ एक कीबोर्ड और ये माउस उसके साथ और ये माउस इसके साथ दोनों जो है वो अटैच होते हैं। तो ये थोड़ा कम्पैक्ट है। ये जो IBM PC है, ये दिस इज़ थोड़ा सा इसमें ये है कि इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे ये जो CPU बॉक्स है इसके अंदर है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं मॉनिटर और कीबोर्ड वगैरह, ये इससे बाहर होते हैं। तो ये IBM ये जो एप्पल का मैक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, हम इसको कहते हैं ऑल इन वन PC। ऑल इन वन का मतलब ये है कि जो सब चीज़ें हैं ये एक ही यूनिट के अंदर कम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो अरेंज हुई होती है। सिर्फ कीबोर्ड और माउस जो है वो अलग होता है, बाकी सब चीज़ें जो है वो इसके साथ ही होती हैं। ओके, तो जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, इनकी 4 टाइप्स हैं हमारे पास। इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है और CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस का जो फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि ये इनपुट के लिए यूज़ होंगी। आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होंगी। जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो स्टोर करने के लिए यूज़ होंगे। CPU जो है इस इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग। ओके, तो ये 4 तरह की हमारे पास डिवाइसेस, उन सबको जो है वो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, और फिर बाकी डिवाइसेस को जो है वो 1 बाय 1 देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम है कि दिस डिवाइसेस विच आर यूज टू इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। तो जो इनपुट है वो कंप्यूटर में वो 2 तरह की होगी। फर्स्ट वन इज़ डाटा एंड सेकंड थिंग इज़ इंस्ट्रक्शंस। तो हमें टिपिकली हमें यही 2 चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में इनपुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन जो है वो हम एक तो ये जो प्रोग्राम हम देते हैं, एक तो वो चीज़ है। दूसरी ये होती है कि जब कंप्यूटर चल रहा है और हमने कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इनपुट देनी है, तो उसके लिए जो इन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो डाटा है जो कि हम प्रोसेसिंग के लिए अपनी मशीन को देंगे, वो भी हम इन डिवाइसेस के ज़रिए इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा हो सकता है। न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है जो कि नंबर्स हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक, और सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिक डाटा हो सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है कि किसी पर्सन की एज हो सकती है, उसकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर न्यूमेरिक डाटा। ये उसकी जो है वो फॉर्म है। एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, जैसे किसी का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकते हैं, किसी सिटी नेम हो सकता है। इसी तरह से पिक्चर्स या इमेज जो हैं ये भी डाटा की टाइप्स हैं। और इसी तरह से जो है वो वॉइस जो है वो भी डाटा की एक टाइप है, वो भी आल्सो फॉर्म ऑफ डाटा। अब इसमें ये है कि ये डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं, तो इनके लिए सबके लिए ये नहीं है कि एक ही तरह की डिवाइस यूज़ होगी। इनके लिए जो है हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकली अल्फ़ाबेटिक डाटा है तो उसके लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, या अगर पिक्चर्स है तो उसके लिए हम कैमराज यूज़ करते हैं, वॉइस के लिए हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हैं, और इनके लिए जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है
वो डिवाइसेस जो है वो यूज़ होती हैं इनपुट करने के लिए। तो हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, और फिर उसके बाद जो हम देखेंगे कि उनके लिए किस टाइप के डिवाइस जो है वो इनपुट के लिए हम यूज़। तो ये उसका एक ब्रीफ है कि डिफरेंट ये डिवाइसेस हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो डिवाइस कौन सी है और वो किस टाइप का डाटा जो है वो इनपुट कर सकती है। जैसे कीबोर्ड है तो ये अल्फ़ाबेटिक है, न्यूमेरिक डाटा इनपुट कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस है, इसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। जैसे माउस है तो इसको हम कमांड्स वगैरह देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर्स हैं, ऑप्टिकल स्कैनर्स हैं, इनको हम इमेजेस को इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक प्रिंट फॉर्म में कोई इमेज है और आप उसको कंप्यूटर में इनपुट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से SDE डिवाइसेस हम इन्हें कहते हैं, ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, SDNE। तो इनको सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। ये भी इमेजेस इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। स्पेसिफिकली इनका पर्पस क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। इस तरह से डिजिटल कैमरा है तो ये भी इमेजेस के लिए यूज़ होता है। तो फ़र्क सिर्फ स्कैनर में और डिजिटल कैमरा में ये है कि आपके पास ऑप्टिकल्स, अगर आपके पास एक प्रिंटेड इमेज है और उसको आप इनपुट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर में इन डिजिटल फॉर्म, तो आप ये ऑप्टिकल स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी इनपुट कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि डायरेक्टली इमेज एक्सपोज करें और वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में सेव होगा और कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है। तो उसके लिए हम डिजिटल कैमरा जो है वो यूज़ करते हैं। इस तरह से माइक्रोफोन है तो इसको हम यूज़ करते हैं फॉर वॉइस इनपुट, और ये आपकी वॉइस जो होती है, जो कि बेसिकली एनालॉग डाटा है, उसको ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर जो है वो फीड। ओके, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अ कीबोर्ड? तो कीबोर्ड इज़ ये ऑलमोस्ट जितनी भी तरह के जो हमारे पास जो कंप्यूटिंग सिस्टम है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिवाइस है जो कि डाटा इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ कीबोर्ड। तो इसका क्या है कि दो तरह के डाटा इनपुट कर सकता है, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक। ये आप इसके ज़रिए इनपुट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप इसमें इसके ज़रिए कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस भी इनपुट कर सकते हैं। तो इनफैक्ट ये था कि जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जैसे माउस है, तो माउस पे इनपुट ये इन्वेंशन से पहले जो है बेसिकली जो ग्राफिकल इंटरफेसेस है इनके कॉमन होने से पहले तो सिर्फ कीबोर्ड ही हर तरह के डाटा और इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स और डाटा के इनपुट करने के लिए कीबोर्ड यूज़ होता था। यानी जो भी आपने कमांड देनी है वो आप कीबोर्ड के ज़रिए आप दे सकते हैं। तो अभी भी इस तरह से है कि ये ऑप्शन मौजूद होता है विंडोज़ में। ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप चाहें तो कोई भी कमांड जो है उसको जो है वो आप कीबोर्ड के ज़रिए दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा क्विकली जो है वो रन हो जाती है। तो ये एक टिपिकल लेआउट है। एक इसको हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, आप इसे कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का एक लेआउट है। इसमें तकरीबन जो है वो 102 से लेकर 107 तक कीज़ होती हैं डिफरेंट। तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन सी कीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो दीज आर अल्फ़ाबेटिक कीज़। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऐसे जैसे अल्फ़ाबेटिक ABC नहीं है। तो बेसिकली इस लेआउट को हम बोलते हैं QWERTY, QWERTY। ये इसका नाम है, विच इज़ एक्चुअली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट रो। तो इसको हम QWERTY लेआउट कहते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम QWERTY पड़ा है। एक्चुअली इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि ये जो लेआउट है ये पुराने टाइपराइटर्स में भी ये इस्तेमाल होता था, और इसमें ये था कि आपकी जो दोनों हाथों को आपने यूज़ करना है, और उसमें ये होगा कि आपकी जो लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर है वो F पे होगी और जो राइट इंडेक्स फिंगर है वो J पे होगी, और उससे फिर जो नेक्स्ट फिंगर्स हैं वो फिर इन चार कीज़ पे जो इसके राइट पे जो है वो होंगी। तो इस तरह से ये है कि आप बगैर देखे टाइप कर सकते हैं, और आपको पता ना चाहिए कि आपकी फिंगर के नीचे कौन सी की है। तो थोड़ी सी आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास राइट इंडेक्स की है तो वो J पे होगी, और इसी राइट इंडेक्स की के ज़रिए आप U को एक्सेस कर सकते हैं, Y को कर सकते हैं। ये सारी कीज़ जो हैं ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी एक्सेस में होती हैं थ्रू योर राइट इंडेक्स की। उसके ज़रिए जो है वो आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आप इसे।
तो ये जो एरिया है, ये जो कीज़ है, ये वाली सारी, सो दीज आर एक्सेप्टेबल विद योर राइट इंडेक्स की, राइट इंडेक्स फिंगर जो है उसके ज़रिए आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो आपकी लेफ़्ट इंडेक्स है फिंगर है, उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कीज़ हैं, ये वाली, ये आप अपनी जो लेफ़्ट इंडेक्स की है उसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता होता है कि आप अपनी जस्ट विदाउट वाचिंग आप जो है इसके ज़रिए टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये इसमें न्यूमेरिक कीज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ इसके दो सेट्स होते हैं, एक यहाँ पे आमतौर पे टॉप पर होता है और एक इधर राइट साइड पे एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एरो कीज़ हैं, और इसके अलावा ये देखेंगे पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड। अगर कर्सर है, अगर आप जैसे अगर आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो कर्सर अगर आपने जो है वो उसको लाइन के शुरू में लेके जाना है तो होम की प्रेस करेंगे, और अगर लाइन के एंड पे लेके जाना है तो आप ये एंड की जो है प्रेस करेंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें तो ये तीन कीज़ हैं, ये कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट। इनको हम टॉगल कीज़ कहते हैं। ये की इनका ये होता है कि ये अकेली कीज़ यूज़ नहीं होती, ये हमेशा जो है वो एज अ कम्बिनेशन ऑफ कीज़ और यूज़ होती है। तो दो कीज़ मिनिमम जो है उनका कम्बिनेशन जो है वो यूज़ होता है। ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक में ये होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर कोई भी की प्रेस करते हैं, जैसे ए को प्रेस करते हैं तो वो लोअर केस में एंटर होगा, अगर कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो फिर वो अपर केस में एंटर होगा। यहाँ पे ऊपर जो है ये एक और रो है 12 कीज़ की, इसको जो है वो हम कहते हैं फंक्शन कीज़ कहते हैं। और ये जो फंक्शन कीज़ हैं इनका हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता है। प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप कोई की प्रेस करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा। जैसे F1 जो है ये हेल्प की होती है। नॉर्मली अगर आप विंडोज़ बेस्ड कोई भी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो उसमें अगर आप F1 प्रेस करेंगे दैट इज़ फॉर हेल्प, उसके लिए होती है। इस तरह से ये एस्केप की है। और अगर आप ये देखें तो बास कीज़ के ऊपर जो है वो आपको इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो नज़र आएंगे, जैसे @ सिंबल है, हैश सिंबल है, डॉलर साइन है। तो ये सारे की ये जो है ये आप शिफ्ट के ज़रिए, शिफ्ट की प्लस ये वाला की प्रेस करें तो इसके ज़रिए आप इनपुट कर सकते हैं। जिन कीज़ पे दो सिंबल बने उनमें से एक तो आप वैसे प्रेस करेंगे तो इनपुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या है कि शिफ्ट और ये की प्रेस करके फिर आप इसको इनपुट कर सकते हैं। और ये इंटर है, और ये स्पेस बार है, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है। दिस इज़ यू कैन, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अपने थंब की मदद से जो है वो इसको आप प्रेस कर सकते हैं इसको। तो ये जस्ट एक ब्रीफ सा क्विक इसका इसका जो है वो रैंडम था। तो अब इसको थोड़ा कीबोर्ड बटन है उनको हम कीज़ कहते हैं। मैंने रिपीटेडली ये यूज़ किया है कि हम कीज़ प्रेस कर रहे हैं, और ईच कीज़ लेबल्ड बाय एन अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल। जो टाइप्स ऑफ कीज़ हैं उसमें अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, तो दीज आर लेबल्ड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। और इस तरह न्यूमेरिक कीज़ हैं, देयर इज सेपरेट न्यूमेरिक कीपैड इन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड सिमिलर टू द कीपैड ऑफ कैलकुलेटर, एंड देयर इज अ रो ऑफ न्यूमेरिक कीज़ above alphabetic keys. Function keys, and there is a row of 12 function keys located at the top of keyboard. Function keys are used to perform pre-programmed actions and depending upon the nature of the software being used. So for example, in Microsoft Word, F7 key is used for spell check and F1 for help menu etc. इसी तरह से toggle keys हैं, these are three keys: control, alt and shift. These keys are not used alone, these are always used as a combination of keys to give commands and to perform different actions. For example, control S command is used to save a file, shift plus A to input uppercase A etc. और कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं, these are 4 keys, इनको एरो कीज़ भी कहते हैं। तो ये 4 कीज़ होती हैं, अप, डाउन, राइट एंड लेफ़्ट के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो टिपिकल लेआउट है, हमने इसको कहा था कि इसका नाम जो है वो QWERTY है, QWERTY। और एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है इसमें तकरीबन 102 से लेकर 107 तक जो है वो कीज़ होती हैं। अच्छा, अब एक ये जो कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड टिपिकली फिजिकल कीबोर्ड्स होते हैं,
लेकिन अब उसकी एक मॉडर्न एक फॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन कीबोर्ड या प्रोजेक्टेड कीबोर्ड. सो बेसिकली दिस इज़ अ वर्चुअल कीबोर्ड दैट कैन प्रोजेक्टेड एंड टच ऑन एनी सरफेस. तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें मोबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज के टिपिकल जो कीबोर्ड्स हैं वो फ्लैट सरफेस होता है और उसको फिर उठा के लेके जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. एंड इसमें क्या होता है कि एक द कीबोर्ड वॉचेस फिंगर मूवमेंट्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू की स्ट्रोक्स इन द डिवाइस. तो फिज़िकली कोई कीज़ नहीं होती हैं, वर्चुअली एक प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्टर की मदद से किसी फ्लैट सरफेस पे कीज़ जो हैं वो प्रोजेक्ट की जाती हैं और बाद में जो सेंसर है उस डिवाइस के अंदर लगा हुआ है वो ये देखता है कि फिंगर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ मूव कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस मोशन को की स्ट्रोक्स में कन्वर्ट कर देता है. वर्किंग कैसे करते हैं कि अ लेज़र और अ बीमर प्रोजेक्ट्स विजिबल वर्चुअल कीबोर्ड ऑनटू अ लेवल सरफेस. अ सेंसर और कैमरा इन द प्रोजेक्टर पिक अप द फिंगर मूवमेंट. और इसके अलावा क्या होगा कि उसमें एक जो जो भी कोऑर्डिनेट्स फिंगर मूवमेंट के डिटेक्ट हुए हैं तो उनके बेस पे जो है वो कोई एक्शन या करेक्टर जो है वो जनरेट होते हैं और वो फिर कंप्यूटर में या जो भी मोबाइल डिवाइस है उसमें इनपुट. तो ये उसका एक आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली द प्रोजेक्टर. ये डबल काम करता है. एक तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइट सोर्स है जो कि एक वर्चुअल कीबोर्ड प्रोजेक्ट करता है ऑनटू अ फ्लैट सरफेस. तो ये एक फ्लैट सरफेस है जैसे टेबल है, तो टेबल के ऊपर जो है ये जो है ये इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया. तो अब आपने ये करना है कि आपने सिंपली क्या करना है कि कोई भी की प्रेस करें यहाँ पे, तो ये जो है उसके जो है वो इनपुट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा. तो जब आप फिंगर अपनी मूव करते हैं तो इसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है वो इन मूवमेंट्स को पिक करके उसको जो है वो कीबोर्ड स्ट्रोक्स में या इनपुट्स में जो है वो ट्रांसलेट कर देता है. और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आप टैबलेट यूज़ कर सकते हैं या इवन जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो कंप्यूटर में भी जो जैसे लैपटॉप है उसमें भी आप इसे कर सकते हैं. तो बेनिफिट इसका ये है कि इसकी मदद से जो है वो आपको पोर्टेबिलिटी ज़रा एक्स्ट्रा पोर्टेबिलिटी मिल जाती है. छोटी सी डिवाइस है तो पूरा कीबोर्ड उठा के आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट दिस डिवाइस इज़ इनफ. तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि अगर तो ये डिवाइसेस इतनी डेवलपमेंट हो जाती है तो मे भी पॉसिबल है कि जो पूरे का पूरा जो एक स्टैंडर्ड लैपटॉप है वो इसके अंदर भी फिट हो सकता है. नेक्स्ट हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करना है. पॉइंटिंग डिवाइसेस एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ सिंगल डिवाइस. ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस जिनका एक फंक्शन है वो ये है कि ये जो ग्राफिकल इंटरफेस है ये उनमें यूज़ होते हैं टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट. जैसे ये आपको ये जो आई कैन शो यू दिस इज़ अ कर्सर. ये कर्सर मूवमेंट की वजह से ये आपको ये जो लाइंस लिखी हुई नज़र आ रही हैं, ये जो हाईलाइटिंग में कर रहा हूँ, तो ये कर्सर जो है पॉइंटर हम इसको जो है वो हम इसे कहते हैं. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली क्या था कि जब ग्राफिकल इंटरफेस बने तो उसका फ़ायदा ये था कि उसमें आपको टेक्स्ट या कीबोर्ड के ज़रिए कमांड्स देने की ज़रूरत नहीं है. आप जो है वो ये पॉइंटर के ज़रिए जो है वो आप बटन प्रेस करके तो आप जो है वो कमांड्स जो है वो आप दे सकते हैं. तो उसके लिए जो फिर हमें ये पॉइंटिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़े. सबसे कॉमनली जो डिवाइस जो पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती है उसको हम माउस कह देते हैं. तो ये बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस हैं. तो हम इसको जो है वन बाय वन जो हमने देखते हैं. और ये ग्राफिकल इंटरफेस वाले कंप्यूटर के साथ जो है वो यूज़ होती हैं. और ये जो है वो कमांड्स और डाटा पे इनके ज़रिए आप डाटा भी इनपुट कर सकते हैं जैसे कैड एप्लीकेशंस में. और जो टिपिकली जो पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं उसमें हमारे पास माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है और इसके अलावा टच स्क्रीन है. टच स्क्रीन बेसिकली ये स्पेसिफिकली पॉइंटिंग डिवाइस तो नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली हाइब्रिड डिवाइस के एक ही डिवाइस जो है वो इनपुट का भी काम कर रही है और उसी डिवाइस के ज़रिए आप आउटपुट भी जो है वो रिसीव कर सकते हैं. सबसे पहले जो है वो हम माउस को डिस्कस करते हैं बिकॉज माउस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस. तो इसको जो है वो माइस भी कहते हैं. बेसिकली इसका जो इनिशियल नेम था वो इसको टर्टल का इसको प्रपोज किया गया था कि इसको टर्टल का नाम दें.
उसकी रीज़न ये थी कि जैसे एक टर्टल है, जस्ट लाइक ये एक टर्टल है और उसका ऊपर ये शेल है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की थी, लेकिन इसके साथ चूँकि एक ये वायर भी निकलती है जो कि कनेक्शन कंप्यूटर से कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जो है वो बाद में इसका नाम जो है वो माउस पड़ गया, बिकॉज इसकी शेप जो है वो माउस से ज़रा ज़्यादा मिलती जुलती है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है कि दिस वर्क्स एज अ पॉइंटिंग डिवाइस बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन relative to this sporting surface. Physically, the mouse consists of a small case held under one of the user's hand with one or more buttons. And normally, a mouse has two buttons known as the right and left button. तो इसका साइज इतना छोटा होता है कि इट कैन फिट अंडर योर पाम। नॉर्मली राइट हैंड से हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं, और आप अपने पूरे दोनों हाथों के अंदर इसको इनक्लोज करके आप इसे एक फ्लैट सरफेस पे मूव करें, तो अगर राइट मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मैकेनिज़्म लगा हुआ है वो मैकेनिज़्म जो है वो कर्सर को भी राइट या लेफ़्ट पे जो है वो मूव करते हैं। और इसमें कमांड्स देने के लिए दो बटन होते हैं, एक को राइट क्लिक कहते हैं, दूसरे को हम लेफ़्ट क्लिक जो है वो हम इसे कह देते हैं। इसके अलावा एक स्क्रॉल व्हील भी होता है, इसमें अंदर एक व्हील भी होता है बिटवीन राइट एंड लेफ़्ट बटन, उसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। और वो जो है वो अगर कोई मल्टी पेज डॉक्यूमेंट है तो उसको अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो माउस वर्क कैसे करता है ये देख लेते हैं। तो ये एक टिपिकल माउस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको हम मैकेनिकल माउस कहते हैं। दिस इज़ द मैकेनिकल माउस। उसकी वर्किंग को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एक्चुअली जो ओरिजिनली माउस डेवलप हुआ था वो मैकेनिकल माउस था। तो इसमें क्या है कि ये एक स्टील बॉल है, दिस इज़ स्टील बॉल। ये एक स्टील का बॉल होता है, काफ़ी हैवी होता है, और इसके ऊपर रबर जो है वो चढ़ाई हुई होती है, और इसमें दो रोलर्स होते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। दिस वन इज़ फॉर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, अगर आपने राइट एंड लेफ्ट माउस को मूव करना है, और दिस इज़ फॉर अप एंड डाउन मूवमेंट। तो इस तरह से आप इसको इसकी मदद से जो पॉइंटर है उसको अप एंड डाउन जो है मूव कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब आप इस माउस को मूव करेंगे तो ये जो बॉल है ये कैविटी के अंदर होता है, और ये नीचे से सरफेस के ऊपर टच हो रहा होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से ये बॉल मूव करता है, और इस बॉल मूव करने की वजह से ये जो रोलर्स लगे हुए छोटे छोटे ये मूव करते हैं, और इनके मूव करने से जो है ये जो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बड़ा थोड़ा सा रोलर है, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास इसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट की जो डायरेक्शन है या उसका जो अमाउंट है वो ये बताएगा कि आप लेफ्ट मूव किए या राइट मूव किए। फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको कमांड्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाता है। सो दीज आर टू बटन्स, दिस इज़ राइट क्लिक एंड दिस इज़ लेफ्ट क्लिक, और ये जो है ये स्क्रॉल बॉल भी आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली बेसिक माउस जो कि यूज़ किया जाता था। और ये माउस जो है इसको मैकेनिकल माउस कहते हैं। इसमें बॉल रोलर मैकेनिज़्म होता है, ये जो सारा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और मे बी आप लोगों ने तो शायद ये नहीं देखे हो जो न्यू जनरेशन है, बट जब हमने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किए थे तो उस वक्त इसी तरह के माउस जो है वो यूज़ होते थे। अच्छा, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि सबसे पहले इसका ड्रॉबैक ये है कि ये फ्रिक्शन की इसमें होता है कि वर्क्स बाय फ्रिक्शन, तो डस्ट जो है इजीली इसके साथ जो है वो स्टक हो सकती है, और विच ऑफ एक्चुअली अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ माउस। और दूसरा ये है कि जो लिड है, जो नीचे कैविटी है, उसका लिड जो है वो कैन बी ओपन वेरी इजीली। तो बॉल जो है वो इजीली मिसप्लेस हो सकता है, कोई शरारत से भी मिसप्लेस कर सकता है। तो उस वजह से अगर जो बॉल है वो अगर मिसप्लेस हो गया तो फिर आप ये माउस जो है ये बेकार हो जाएगा, फिर आप उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका क्या है कि इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम ये जो बॉल रोलर मैकेनिज़्म है इसको किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस करें जो कि इससे ज़्यादा एफिशिएंट हो, और उसमें ये जो मसला है ये भी ना हो। तो इसका जो हल निकाला गया वो ये था कि हमारे पास ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें लाइट जो है वो किसी न किसी हवाले से यूज़ होगी। तो बेसिकली इसमें ऑप्टिकल माउस में क्या है कि इसमें एक लाइट सोर्स एंड सेंसर मैकेनिज़्म होता है इंस्टेड ऑफ बॉल रोलर। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका टिपिकल एक लेआउट है।
यहाँ पे आप देखिए कि ये एक एलईडी सोर्स है और यहाँ से लाइट जो है वो थ्रो की जाती है, और ये लाइट जो है ये इस प्रिज्म की मदद से यहाँ पे जस्ट छोटा सा एक मिरर है, इसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर जो है वो इसको जो है वो थ्रो किया जाता है। तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। इसके बिल्कुल ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, दिस इज़ अ सेंसर, जो कि वो इनकमिंग लाइट को पिक करता है, और उस लाइट की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से और जिस इंटेंसिटी से वो आ रही है, उसकी बेस पे सेंसर डिसाइड करता है कि ये लाइट जो है वो किस तरफ से आ रही है, और माउस एक्चुअली जो है किस तरफ जो है वो मूव की है। तो ये आप देखें कि ये दो बटन्स भी इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, दिस इज़ फॉर राइट एंड लेफ्ट क्लिक, और ये जो है ये स्क्रॉल व्हील जो है ये भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको बेहतर इसकी परफॉर्मेंस करने के लिए जो अच्छे क्वालिटी के जो ऑप्टिकल माउस हैं, उसमें ये चिप लगी होती है, जिसे डीएसपी या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर कहते हैं। तो बेसिकली ये करती है कि ये जो लाइट आ रही है इसमें से नॉइज़ को रिड्यूस करके, तो वो बेटर जो मूवमेंट्स हैं, जो बेटर सिग्नल्स हैं, उसको जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये यही चीज़ जस्ट आई एक्सप्लेन दिस लाइट सोर्स इमिट्स लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस एंड सेंसर डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें ये कि इसमें आपको कहीं पे भी कोई बॉल नज़र नहीं आ रहा, तो अगर बॉल नहीं है तो उसका मतलब है कि डस्ट का इशू भी नहीं है, और ना ही जो ये मसला है कि बॉल जो है वो मिसप्लेस हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमने इसमें हैंडल करनी है। तो डेफिनेटली जो ऑप्टिकल माउस है दे आर बेटर इन वर्किंग इन परफॉर्मेंस, दे आर बेटर दैन मैकेनिकल माउस। लेकिन मैकेनिकल माउस अब तो तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम आपको जो है वो ये नज़र आएंगे। मोस्टली जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं दैट आर ऑप्टिकल माउस, और उसका सिंपल सा तरीक़ेकार ये है कि आपने देखना है कि ये मैकेनिकल है या ऑप्टिकल माउस है। तो उसमें यह है कि एक तो जो ऑप्टिकल माउस है थोड़े वज़न में हल्के होते हैं, मैकेनिकल माउस थोड़ा सा वो बॉल स्टील बॉल की वजह से थोड़ा हैवी होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये ऑप्टिकल माउस को इन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके नीचे से आपको एक लाइट नज़र आ रही होगी, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज़ एन ऑप्टिकल माउस। तो ये यही चीज़ हमने अभी एक्सप्लेन कर लिया कि इट डज़ नॉट हैव एनी बॉल, सो इस वजह से जो है वो इसकी प्रॉब्लम, इसकी वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं है और ना ही डेंजर। अच्छा, अब इसमें एक जो नई चीज़ है वो ये है कि बिकॉज वायर्स के अगर आपके पास एक कीबोर्ड और माउस है तो यू नीड टू वायर्स टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर्स। तो अक्सर ऐसे होता है कि ये बड़ा मेसी हो जाता है। अगर आप टेबल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो दो तारें अलग से सेपरेटली जा रही हैं, वो काफ़ी सम टाइम प्रॉब्लम होती है। तो उसका जो एक सोल्यूशन है वो ये है कि यू कैन यूज़ वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। तो उनका फ़ायदा ये है कि यू डू नॉट नीड वायर टू कनेक्ट टू द कंप्यूटर। तो उसमें हमारे पास जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं। बेसिकली हमने सिग्नल ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम माउस टू फ्रॉम कीबोर्ड और माउस टू द कंप्यूटर। तो हम उसके लिए वायरलेस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह की हमारे पास हैं टेक्नोलॉजीज जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड या फिर इंफ्रारेड माउस में है। जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बेसिकली दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस टेक्नोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है कि इसमें एक सोर्स होगा और दूसरा रिसीवर होगा। दिस इज सोर्स एंड रिसीवर, दिस शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, दिस बिकॉज सोर्स से सिग्नल निकलेंगे और रिसीवर तक जाएंगे, तो इनके दरम्यान में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी रुकावट, इफ़ देर इज एनी ऑब्स्टिकल इन बिटवीन देम, तो उससे क्या होगा कि ये एक दूसरे को ये सिग्नल जो है रिसीवर रिसीव नहीं कर सकेगा और वो वर्किंग जो है उसकी नहीं होगी। और नॉर्मली इसकी रेंज भी काफ़ी कम होती है। टिपिकली जो है वो कहा जाता है कि ये 10 फीट तक जो है ये इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन जो इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है वो 10 फीट से काफ़ी कम होती है। बिकॉज जैसे जैसे जो है वो आप इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो सिग्नल्स हैं वो रिसीवर तक जो है वो नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये दे मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन, और टिपिकली कहते हैं कि 10 to 15 फीट इसकी रेंज होती है, लेकिन इफेक्टिव रेंज जो है वो काफ़ी कम होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। दूसरी जो है वो ब्लूटूथ माउस है, और इससे बेटर टेक्नोलॉजी दैन इंफ्रारेड माउस। उसकी वजह ये है कि ये पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी नहीं है, इट एक्चुअली वर्क्स इन सर्कल। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो सेंटर है
दिस इज़ सेंडर, और ये जो सिग्नल्स है ये तमाम डायरेक्शन में जो है वो सेंड करता है। तो कहीं पे भी रिसीवर होगा तो इट कैन रिसीव दो सिग्नल्स। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेयरिंग होती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर जो है वो किसी भी तरह का कोई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा रिसीवर भी हो सकते हैं। तो उससे जो है उस जो जो आप सिग्नल भेज रहे हैं इनकी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। तो इसलिए इसमें पेयरिंग होती है, सेंडर और रिसीवर में जो है वो पेयरिंग करनी पड़ती है। जब पेयरिंग हो जाए तो उसके बाद सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इट्स एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ बेटर टेक्नोलॉजी देन इंफ्रारेड, बिकॉज के इंफ्रारेड में जो है पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी है और उसकी रेंज भी काफ़ी कम होती है, इफेक्टिव रेंज काफ़ी कम होती है, 2 से 3 फुट तक की होती है बस। लेकिन ये जो ब्लूटूथ है इसकी रेंज काफ़ी बेहतर होती है, और यू कैन जो मेरे एक्सपीरियंस में भी है कि तकरीबन आप 10 फीट तक या इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा तक अगर सेल नहीं है तो आप इससे ज़्यादा भी जो है वो डाटा ट्रांसमिट जो है इसमें कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली जो है हम कहते हैं कि 30 to 40 फीट इसकी रेंज है, लेकिन जो इनफैक्ट जो है वो 10 to 15 जो है वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी है, बिकॉज इतनी ज़्यादा कि हमें ज़रूरत भी जो है उसमें नहीं है। नेक्स्ट जो हमने डिवाइस डिस्कस करनी है दैट इज़ इसको जो है वो हम कहते हैं ट्रैक बॉल कहते हैं। तो बेसिकली ट्रैक बॉल क्या है कि दिस इज़ एन इन्वर्टेड माउस। जो हमने मैकेनिकल माउस पढ़े थे, तो अगर आप सिंपली उस माउस को जो है वो अगर आप इन्वर्ट कर दें तो वो ट्रैक बॉल जो है वो एक बन जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं, इस सिमिलर डिवाइस एज माउस बट इट हैज़ अ बॉल ऑन अपर सरफेस इंस्टेड ऑफ अंडर साइड। तो माउस में जो है वो बॉल जो है वो निचली साइड पे होता है, जो ट्रैक बॉल होगा इसमें बॉल जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो है वो होता है। अच्छा, वो क्या है कि इसको थोड़ा सा फॉर्मली देखते हैं। ट्रैक बॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस consisting of a ball housed in a socket containing sensor to detect rotation of the ball about two axes, like an upside down mouse with an exposed protruding ball. तो the user roll the ball with the thumb, finger और palm of the hand to move a cursor. तो अगर माउस है, मैकेनिकल माउस है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इट्स लाइक दिस वन। तो इसको अगर आपने मूव करना है तो अपनी पूरी palm के साथ आप इसको मूव करते हैं फ्रॉम अप एंड डाउन, और इस तरह से आप उसको जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको एक सरफेस चाहिए लाइक दिस वन, दिस इज यू नीड अ सरफेस, फ्लैट सरफेस। तो ये माउस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास कोई फ्लैट सरफेस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप इसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप लेट्स से कि कहीं कहीं आप बैठे किसी एयरपोर्ट पे बैठे हैं या रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और आपके पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, उसको किस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे। तो उसका सिंपली हल क्या था कि आप क्या करें कि जो माउस है उसमें बॉल नीचे वाले साइड पे होता है, तो आप क्या करें कि उस बॉल को उठा के जो है वो आप ऊपर वाली साइड पर लगा दें। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस बॉल को अपनी जो फिंगर्स हैं इसकी मदद से जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूज़ योर 2 फिंगर्स, और इसकी मदद से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसमें उसी तरह से 2 बटन होंगे, राइट ये लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक जो है उसी तरह से 2 बटन होंगे इसके अंदर। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जितना इसका साइज़ है उसी प्लेस पर ये ऑपरेट करेगा, उससे ज़्यादा पे ये ऑपरेट, उससे ज़्यादा स्पेस की इसको ज़रूरत जो है वो नहीं है। And it requires a very small, just often own size to operate, like unlike mouse which requires lot of space at compared to its size. Trackball were used in early portable computers. तो ये शुरू के जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स बने थे, जो कि एक्चुअली जो हमारे जो लैपटॉप्स हैं इनके आप कह सकते हैं कि जो अर्ली वर्जन्स थे, तो उनके साथ यूज़ करने के लिए जो है उनको डेवलप किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं ये 2 तरह के हैं। दिस वन इज़ लाइक सिमिलर माउस, अगर आपने देखें सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको जो है एक बॉल नज़र आ रहा है, और इसके साथ ये है कि ये 2 बटन है, दिस आर राइट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक, और ये जो है ये स्क्रॉल व्हील है। तो आप अपने थंब की मदद से जो है इस बॉल को जो है वो मूव कर सकते हैं। और इसी तरह से ये एक और है
तो इसको आप अपनी फिंगर की मदद से मूव कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर फिंगर टू मूव दिस। और उसी तरह से इसमें जो है ये बटन्स हैं। तो इसका फ़ायदा जैसे बताया कि सर ये है कि माउस की तरह इनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जितना इसका साइज़ है उतनी स्पेस में जो है ये दे कैन ऑपरेट। अच्छा, इसमें अगेन मसला वही है जो कि टच पैड में जो ट्रैक बॉल है, इसमें मसला इशू एक वही है कि चूँकि इसमें बॉल होता है और बॉल जो है वो डस्ट से भी इफेक्ट हो सकता है और बॉल गुम भी हो सकता है। तो उसका फिर हल ये था कि इसको जो है वो कोई अच्छी डिवाइस बनाई जाए जो कि जिसमें ये फ्लॉज जो है वो ना हों। तो वो जो डिवाइस नहीं बनाएंगे दैट इज़ अ टच पैड। तो टच पैड क्या है कि इससे इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। और अगर आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को देखें तो इसका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के नीचे जो है वो आपको एक छोटा सा एक पैच नज़र आएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली द टच पैड। They are used to move the cursor using motion of the user's finger. They are a substitute for computer mouse. And touchpads vary in size but are rarely made larger than 20 square centimeter, about 3 square inch. तो चूँकि बहुत बड़ा जो है वो जगह नहीं होती है तो इनका साइज़ भी जो है वो ज़रा लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। और इसको सिंपली आप अपनी फिंगर की मदद से जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर अपने लैपटॉप में देखें तो जस्ट लाइक दिस वन, ये आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें उसी तरह से दो बटन है राइट और लेफ्ट क्लिक के लिए। दिस इज़ एक्चुअली द सरफेस ऑफ टच पैड का सरफेस है। और इसमें अपनी फिंगर की मदद से जो आप इसको जो है वो वर्किंग कैसे होगी इसकी। तो टच पैड operates by sensing the capacitance of the finger or the capacitance between sensor. Capacitive sensors are laid out along the horizontal and vertical axis of the touch pad. The location of finger is determined from the pattern of capacitance from this sensor. अच्छा, इसमें भी ये होता है कि जो हमारी फिंगर है उसमें और स्किन पे थोड़ा बहुत स्टैटिक चार्ज होता है। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं। ये चार्ज को बेसिकली स्टोर करते हैं। और ये जो टच पैड है इसके पूरे सरफेस पे इस तरह से ये कैपेसिटर्स जो हैं ये ले डाउन कर दी जाती है, काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं। अब आप ये करते हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे अपनी फिंगर को टच करते हैं किसी भी पॉइंट को, तो वहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये जैसे ये कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस में चेंज आएगी। इसकी इसकी उसमें जो चार्ज स्टोर है उसमें थोड़ा चेंज होगा। या तो ये होगा कि थोड़ा सा चार्ज जो है वो कैपेसिटर से फिंगर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर ये होगा कि थोड़ा सा चार्ज फिंगर से कैपेसिटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे फिर क्या होगा कि इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। वहाँ से पता चल जाएगा कि फिंगर जो है वो किस तरफ कहाँ पे टच की है। और उसको लेटर जो है वो क्या करते हैं कि उसको ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू फिंगर मूवमेंट और उसको फिर कंप्यूटर में जो है वो फीड कर दिया जाता है। तो इसमें भी ये है कि ये फिंगर्स के ज़रिए तो ऑपरेट हो सकते हैं बट दे कैन नॉट बी ऑपरेट विद टिप ऑफ पेंसिल। और यहाँ पे कोई ऑयली चीज़ हो, आप फिंगर पे ऑयल लगा हुआ है तो उससे ये ऑपरेट जो है वो नहीं हो सकते। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए कि जो ऑयली फिंगर है उसको अब यूज़ ना करें। अगर आप कुछ खा रहे हैं, बर्गर वगैरह खा रहे हैं, तो वो फिंगर जो है उससे इसको ऑपरेट ना करें, उससे इसकी वर्किंग में फ़र्क आ सकता है। तो टच पैड का जो फ़ायदा ये है कि इस बेटर डिवाइस दैन दी ट्रैक बॉल। उसमें जो डस्ट का इशू है वो इसके अंदर जो है वो नहीं है। मॉडर्न जितने भी लैपटॉप्स हैं अगर आप उसमें देखें तो उसमें आपको जो है वो ये टच पैड जो है वो लाजमन मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह से जो हमारी डिवाइस है टच स्क्रीन, ये बेसिकली एट द सेम टाइम ये एक इनपुट डिवाइस भी है और ये एक आउटपुट डिवाइस भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सिंपल मॉनिटर है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं कि हम टच स्क्रीन जो है वो बना सकते हैं। टच स्क्रीन, टच पैनल या टच स्क्रीन पैनल्स आर डिस्प्ले ओवरलेस विच हैव द एबिलिटी टू डिस्प्ले एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द सेम स्क्रीन। तो ओवरलेस का मतलब ये है कि ये टिपिकल डिस्प्ले के ऊपर ही लगे होते हैं। तो the fact of such overlays allow display to be used as input device, removing the keyboard or the mouse as the primary input device for interacting with the display content। तो ये जैसे ये सिंपल एक मॉनिटर है
तो इसमें यह है कि इसमें अगर आपने कोई भी इनपुट करनी है, जैसे माउस के ज़रिए करते हैं, तो उसकी बजाय आप टच करके स्क्रीन के स्पेसिफिक सरफेस पे वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कीबोर्ड की और माउस की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, आजकल जो स्मार्टफोन यूज़ होते हैं, तो उसमें टच स्क्रीन ही यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस। तो इसकी दो तीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उसको वन बाय वन जो है वो चेक करते हैं कि इनमें इनमें फ़र्क क्या है और इनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे जो बेसिक है वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल इज कोटेड विद अ थिन मेटालिक electrically conductive and resistive layers that causes a change in electric current which is registered as a touch event and sent to the controller for processing. These two layers are held apart by spacers and a scratch resistance layer is placed on top of the whole setup. An electrical current runs through the two layers while the monitor is operational. When a user touches a screen, the two layers make contact in that exact spot, and the change in the electric field is noted, and the coordinates of the point of contact are calculated by the computer. Once the coordinates are known, a special driver translates the touch into something that operating system could understand. तो ये उसकी सारी एक ब्रीफ से वर्किंग है। अब अगली स्लाइड में इसको जो है वो थोड़ा देखते हैं, एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। और ये था कि जो नोकिया के अर्ली मोबाइल फ़ोन थे उसमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई थी। अच्छा, तो ये जो रजिस्टिव यू कैन लास्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें आप देखें कि इसमें एक्चुअली ये दो कंडक्टर्स की लेयर्स होंगी, उसको हम एक्स वोल्टेज और वाई वोल्टेज कह देते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, बल्कि दे आर एक्चुअली इनके दरम्यान में स्पेसर्स होते हैं। ये जो आपको गोल सर्कल से नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली स्पेसर्स। यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स और वाई ये जो हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सा जो है वो फासले पर है। एंड दिस इज़ एक्चुअली योर जो एलसीडी वगैरह है या जो भी है, दिस इज़ योर एलसीडी। तो जब फिंगर टच की जाती है जिस जगह पे, तो उस जगह पे क्या होता है कि ये जो दोनों लेयर्स हैं, बेसिकली इसमें एक्स में इस तरह से हॉरिजेंटल वायर्स होंगी और वाई में वर्टिकल वायर्स होंगी। तो जब आप किसी पॉइंट पे टच करते हैं तो वहाँ पे ये दोनों जो वायर्स हैं ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाती हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे वो एक टच इवेंट हो जाता है, वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो चेंज हो जाता है और उसको एज अ टच इवेंट जो है वो रजिस्टर कर लिया जाता है और फिर हम उसको जो है वो ट्रांसलेट कर देते हैं टू टच इवेंट। तो ये बहुत इजी है, इसको इस तरह की टच स्क्रीन को जो है वो बिल्ड करना। इसको आप एग्जिस्टिंग कोई भी आपके पास अगर कोई एलसीडी या फ्लैट पैनल को डिस्प्ले है तो उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। बट लेकिन ये है कि ये फंक्शनली ये इतना जो है वो अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। तो इस वजह से जो है बिकॉज रीज़न इसकी क्या होती है कि जब आप उसको टच करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो वक्त के साथ साथ जो है वो सरफेस थोड़ा सा लूज हो जाता है और वो टच इवेंट जो है वो थोड़े से मिसलीडिंग जो है वो हो सकते हैं। तो उससे उससे बेहतर जो है वो वक्त के साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आती रहती है। रेजिस्टिव से जो बेहतर टेक्नोलॉजी दैट इज़ अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन। और कैपेसिटिव टच स्क्रीन में इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज इस कैपेसिटर्स है सरफेस पे पूरे जो है वो लेआउट उसके ऊपर लगे हुए थे। एंड व्हेन अ यूज़र टचेस द मॉनिटर विद हिज और हर फिंगर, सम ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर टू द यूजर्स, सो द चार्ज ऑफ द कैपेसिटिव लेयर डिक्रीज। तो इसकी एग्जांपल है कि एप्पल आईफोन में जो है ये इस तरह की जो टच स्क्रीन है वो यूज़ होती हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ सेंसर, टच स्क्रीन है, डिस्प्ले के ऊपर लगी हुई है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेंसर जो हैं वो लगे हुए हैं, जस्ट लाइक दिस वन। दीज आर कैपेसिटर्स एक्चुअली। तो जब आप इसके ऊपर फिंगर को टच करते हैं तो थोड़ा सा जो चार्ज है वो फिंगर पे ट्रांसफ़र हो जाता है और एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे जो है अगर आप ये देखें तो जो कैपेसिटेंस है उसमें चेंज आई है। तो अब इसमें क्या है कि इसको ये जो कंट्रोलर है, दिस ट्रांसलेट दिस चेंज इनटू अ टच इवेंट, और इसको जो है वो फिर वो कंप्यूटर में
या मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है जो भी एक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि रजिस्टिव टच पैनल से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसकी वर्किंग लाइफ काफ़ी ज़्यादा है और इतनी इजीली जो है ये जो है वो ख़राब नहीं होते। लेकिन ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा प्रेस करेंगे या इसके ऊपर, क्योंकि इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट यू नीड टू टच, स्लाइट टच जो है आपने इसको करना है, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द वर्किंग। लेकिन अगर आप इसको प्रेस करते हैं या किसी स्क्रैच कर देते हैं विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, तो उससे क्या होगा कि इसकी वर्किंग में जो भी फ़र्क आ सकता है। अच्छा, जो थर्ड टाइप है इसको हम कहते हैं सरफेस एक्यूस्टिक वेव सिस्टम। तो सरफेस एक्यूस्टिक किस तरह से काम करते हैं, ये इसमें दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स एसिड बेसिस होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं कि ये वॉइस को करंट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें एक रिसीविंग, एक पेयर होता है दो ट्रांसड्यूसर्स का, एक रिसीविंग और दूसरा सेंडिंग का। तो इसको हम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो प्लेस कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, ग्लास रिफ्लेक्टर भी उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, जो कि जो कि रिफ्लेक्ट करता है जो सिग्नल सेंड किए जाते हैं फ्रॉम ट्रांसड्यूसर वन ट्रांसड्यूसर टू अनदर वन। द रिसीविंग ट्रांसड्यूसर इज enabled to touch if the wave has been disrupted by a touch even at an instant and can locate it accordingly। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें इस तरह से है कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें दो तरह के ट्रांसड्यूसर्स हैं। एक एक्स एक्सिस के लोग हैं जो कि जो डाटा सेंड करें फ्रॉम यहाँ पे ये सेंडर होगा और इस सेट पे रिसीवर होगा, और दूसरा वाई एक्सिस के लोग होता है जिसका सेंडर यहाँ पे होगा और रिसीवर इसके अपोजिट साइड पे होगा। तो दीज आर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग इंफ्रासोनिक सिग्नल्स, जो कि बहुत ही अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स। अल्ट्रासोनिक वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको जो कि हमारी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होती है। तो अब इसमें जो है ये जो वॉइस सिग्नल्स हैं बेसिकली दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस सिग्नल्स, वो यहाँ से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं। तो जब भी आप किसी जगह पे अपनी फिंगर को प्लेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सेंडर से जो रिसीवर की तरफ जो सिग्नल जा रहा है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसी तरह से ये यहाँ पे भी ये भी स्टॉप हो जाएगा और ये भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसको जो है वो पता चल जाता है कि बाकी सब रिसीवर तो अपने अपने सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, बट ये वाला जो है ये रिसीव नहीं कर रहा है। तो उसको जो है फिर हम ट्रांसलेट कर देते हैं अकॉर्डिंगली इनटू अ टच इवेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसके अकॉर्डिंगली जो कमांड या टास्क जो है वो परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म की कर दी जाती है। तो ये आमतौर पे एटीएम्स में या जो कियोस्क में जो टच स्क्रीन लगी होती है उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनकी वर्किंग लाइफ काफ़ी जो है वो बेहतर होती है, बिकॉज कि ये जो एटीएम्स हैं ये यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है बेहतर है कि इस तरह वहाँ पे इनको यूज़ करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तीन तरह की जो है वो हमने डिस्कस की है टेक्नोलॉजीज़, और इन टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा जो है वो ये है कि इसकी मदद से जो है वो किसी भी मॉनिटर को या जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है उसको आप एक इनपुट डिवाइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कीबोर्ड या माउस की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें एक और हमने चीज़ देखनी हुई चीज़ था जेस्चर रिकॉग्निशन। जेस्चर क्या मतलब है कि इन कंप्यूटर यूजेस परस्पेक्टिव जेस्चर इज योर वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर इन अ नेचुरल वे, कॉमनली हैंड फेस जेस्चर्स आर यूज्ड। तो ये डिफरेंट इसका जो पर्पज़ ये है कि अब जैसे हम डिफरेंट इशारे या जो हैंड सिग्नल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, तो उनको हम कंप्यूटर कमांड्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर में यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में जो है वो हम ये कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास ये टच स्क्रीन हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो जस्ट हम अपने जो है वो फेस से या हाथ के इशारों से जो है वो कमांड जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, इसको हम देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन ऑफ पोस्चर, गेट, प्रोक्सिमिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर आल्सो सब्जेक्ट ऑफ gesture recognition techniques. Gesture recognition can be seen as a way of computers to begin to understand human body
language. And gesture recognition enable human to communicate with the machine and interact naturally without any mechanical device. Using the concept of gesture recognition, it is possible to point a finger at the computer screen so that the cursor will move accordingly. तो इंस्टेड ऑफ कि आप किसी जगह पर टच करें, आप सिर्फ जो है अपनी फिंगर के मूव करने से जो है वो पॉइंटर को मूव कर सकते हैं. This could potentially make conventional input devices such as mouse, keyboards and even touch screens. तो इसमें क्या है कि इसके यूजेस क्या हैं? साइन लैंग्वेज रिकग्निशन for socially assistive robotics, direction indication through pointing, control through facial gestures. अगर facial gestures का मतलब ये कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसके उस तरह का आप gesture बनाएंगे, या पसंद है तो उसके लिए भी एक gesture बनाएंगे, तो कंप्यूटर कैन रीड योर facial expression. Alternative computer interfaces, immersive game technology. तो इसमें ये होता है कि जो आप इमर्सिव का मतलब ये है कि इससे ब्लेंड हो जाते हैं जो भी प्लेयर है इनटू द एनवायरनमेंट, और उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम जो है वो कर सकता है. वर्चुअल कंट्रोलर्स एंड अफेक्टिव कंप्यूटिंग, रिकग्निशन ऑफ इमोशनल जेस्चर्स. तो ये सारी चीज़ें जो कि जिन पे जो है वो काम हो रहा है, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त यूज़ में जो है वो आ चुकी हुई हैं, और रिमोट कंट्रोल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. जस्ट विद आप अपने हाथ से जो है वो इशारा कर सकते हैं. अगर आपने नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट सॉन्ग या नेक्स्ट मूवी जो प्ले करनी है तो यू जस्ट नीड योर हैंड जेस्चर. तो इसमें क्या है, इसमें जेस्चर रिकग्निशन में इनपुट को हम कैसे हम देखते हैं. Tracking a person's movement and determine what gestures they may be determined by the following devices: wide gloves, depth-aware camera, stereo and camera controller based controller input. ओके, तो ये कुछ एक एग्जांपल है. जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक फर्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज नोन एज ए लॉन्ग टैप. तो इसमें यह कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप लॉन्ग काफ़ी देर तक आप उसको प्रेस करते हैं तो उससे उसका क्या मतलब है. और इस तरह से अगर आप देखिए, दिस इज़ ये पिंच, दिस इज़ अ पिंच. अगर आपने किसी इमेज को छोटा या बड़ा करना है तो अपनी ये थंब को, फिंगर को यूज़ करके आप कर सकते हैं. तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें यू आर अनलार्जिंग एन इमेज, और अगर आप उसको ये अनलार्जमेंट के लिए दिस वन फॉर इनलार्ज, इसकी मदद से आप इनलार्ज कर सकते हैं. एंड दिस इज़ फॉर उसको जो है वो अगर आपने छोटा साइज़ में करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं. इस तरह से दिस आर फॉर रोटेशन. अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं, दिस इज़ आल्सो फॉर रोटेशन. तो जूम हो या रोटेट के जेस्चर्स के लिए जो है वो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इनमें से बहुत सारे जेस्चर्स जो है इस वक्त जो जैसे मोबाइल जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर हम इजीली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. इवन एंड्रॉयड के अंदर भी जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक उसका एक है, एप्पल का एक पेटेंट है. उसमें उन्होंने कहा है कि हम किस तरह से जो है वो एक कंप्यूटर, सिंपल एक कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो हम एक जेस्चर रिकॉग्नाइजेबल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसमें कैमरास लगे हुए हैं, डेप्थ अवेयर कैमरास और सिंगल कैमरास. तो जस्ट आपने ये करना है कि यू कैन यूज़ योर हैंड, और उसमें ये जो हैंड्स की जो 3D मूवमेंट्स हैं इनको भी जो है ये सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. और जो भी टिपिकली टास्क हैं जो कि आप अपने कीबोर्ड या माउस या डिफरेंट कंट्रोलर से परफॉर्म कर सकते हैं, वो इन जेस्चर्स की मदद से जो है वो आप कर सकते हैं. So in next lecture we will discuss scanning device. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम स्कैनिंग डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे, विच आर अनदर काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस. उनको हम डिस्कस करेंगे. सो टिल नेक्स्ट लेक्चर आई से यू हाफिज़. सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.